नमस्कार साथियों, मैं हूं एस मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मगध का उत्कर्ष, यानी कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। जो मगध एक छोटा सा जनपद था, वो धीरे धीरे आगे बढ़कर इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बन गया, किन किन राजाओं ने उसमें योगदान दिया और किस किस प्रकार अन्य महाजनपदों को जीतकर या उनसे संबंध बनाकर मगध को शक्तिशाली बनाया। आइए जानते हैं। चलिए, पहला ज्ञात वंश है बृहद्रथ वंश। इतिहास में इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, शुरुआती वंश कहें तो बृहद्रथ वंश है। इसकी जानकारी महाभारत से और पुराणों से मिलती है। बृहद्रथ इस वंश के संस्थापक हैं और इनके पुत्र हैं जरासंध, जिनके बारे में जानकारी हमें महाभारत से मिलती है। जरासंध का वध भीम ने किया था श्री कृष्ण के मार्गदर्शन पर, और इसका अंतिम जो शासक था वो था रिपुंजय। और बृहद्रथ के पिता वसु ने गिरिब्रिज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये जानकारी है बृहद्रथ वंश के बारे में। और ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत में जितने भी योद्धा थे उनको एक दिन बृहद्रथ ने भोजन करवाया था, यानी कि जितने भी योद्धा लड़ रहे थे उनको एक दिन भोजन करवाया था। ऐसे कुछ साक्ष्य मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हर्यक वंश। जी हाँ, मगध के उत्कर्ष में हर्यक वंश का बहुत योगदान है और वास्तविक इतिहास की शुरुआत अधिकतर यहां से ही मानी जाती है। चलिए देखते हैं आगे। इसका जो पहला शासक था वो था बिंबिसार, और इसको श्रेणिक, जी हां, परीक्षा में कई बार आ जाता है, इसका विशेष ध्यान रखना। श्रेणिक इसका उपनाम है। श्रेणिक इसका कार्यकाल है 544 से 492 ईसा पूर्व। ध्यान रखें, ईसा पूर्व। तो इसने किस प्रकार मगध का उत्कर्ष किया? तो इसने वैवाहिक संबंध बनाए। जी हाँ, अन्य जो महाजनपद थे उनसे वैवाहिक संबंध बनाया, व्यवहार बनाया, ताकि युद्ध ना हो और व्यवहार के जरिए प्रतिष्ठा बढ़े और आगे जाके इसका उत्कर्ष हो। तो इन्होंने क्या वैवाहिक संबंध बनाए? लिच्छवी। जी हाँ, ये लिच्छवी गणराज्य है। तो यहां शासक था चेटक, और चेटक की बहन थी चेलना। इससे इन्होंने वैवाहिक संबंध किए, चेलना से इन्होंने शादी की। कौशल, ये एक महाजनपद है कौशल। इसके शासक हैं प्रसेनजीत, और इनकी बहन महाकौशला, जी हां, महाकौशला देवी इनकी बहन है, और इनसे इन्होंने विवाह किया। यानी कि इन्होंने लिच्छवी और कौशल से वैवाहिक संबंध किए। साथ ही साथ राजकुमारी हैं, मद्र की राजकुमारी क्षेमा। जी हां, मद्र की राजकुमारी क्षेमा से इन्होंने विवाह किया। और ये वही मद्र, ऐसा माना जाता है, इस मद्र की महाभारत में जो पांडु की द्वितीय पत्नी थी माद्री, ऐसा माना जाता है, वो ये मद्र की रहने वाली थी। चलिए आगे चलती हैं। तो ये तो इन्होंने क्या किया? वैवाहिक संबंध बनाए इनसे। अंग, अंग को इन्होंने क्या है? युद्ध में जीत लिया। अब क्या है? अब उस समय एक शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था अवंती। अवंती का शासक कौन था? चंड प्रगोध। अब इन्होंने सोचा युद्ध तो लड़ नहीं सकते, इनसे संबंध बनाना है। वैवाहिक संबंध इनसे बनाया नहीं इन्होंने। अब इन्होंने क्या इनसे जो संबंध किया जाए। तो एक बार क्या होता है, चंड प्रगोध पीलिया, जी हां, पांडु रोग जिसे बोलते, पीलिया से बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए, और बिंबिसार ने अपना जो राजवैद्य है उसको भेजा। कहां भेजा? अवंती। उसका नाम था जीवक। जी हां, जीवक को इन्होंने कहां भेजा? अवंती। जीवक ने इलाज किया चंड प्रगोध का और पूर्ण रूप से ठीक हो गया। तो ये अवंती से भी बिंबिसार के मैत्रिक संबंध हो गए। तो इस प्रकार इन्होंने मगध का उत्कर्ष किया।
और इसके बाद अगला जो शासक आता है हर्यक वंश का, वो है अजातशत्रु, जो अपने पिता बिंबिसार को मारकर या उसकी हत्या कर कर ये गद्दी पर बैठा था। चलिए, इसने क्या नीति बनाई अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, उत्कर्ष करने के लिए? तो इसने कौशल, जी हां, कौशल का शासक कौन है? हमने यहां देखा कौशल का शासक कौन है? प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकौशला की शादी किससे की थी? बिंबिसार से। लेकिन यहां क्या हो रहा है? अजातशत्रु युद्ध कर रहा है। किससे युद्ध कर रहा है? प्रसेनजीत से। और इसमें प्रसेनजीत की हार हो जाती है। जब हार हो जाती है तो इसमें इन दोनों के बीच संधि होती है, और संधि में अपनी पुत्री बाजरा, जी हां, प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री बाजरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। चलिए आगे फिर इन्होंने क्या किया? काशी और वैशाली, इसको भी इन्होंने मगध में मिला लिया। किसने? अजातशत्रु ने। तो इस प्रकार इन्होंने मगध का उत्कर्ष किया। चलिए आगे देखते हैं। 8वें वर्ष में, जी हां, अजातशत्रु के जब वो गद्दी पे बैठा, उसके 8वें वर्ष में बुद्ध, जी हां, जी हम महावीर बुद्ध बोलते हैं, जी हां, तो बुद्ध भगवान ने 8वें वर्ष में क्या किया? इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि इनको स्वर्गवास हुआ, इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ इनके 8वें वर्ष में। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अजातशत्रु के शासन के कौन से वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? तो 8वें वर्ष में इनको परिनिर्वाण प्राप्त होता है। तो फिर ये क्या करते हैं अजातशत्रु? ये जैन और बौद्ध दोनों धर्मों को मानने वाले थे, दोनों को मानने वाले थे। देखिए फिर ये राजगृह में, जी हां, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में, विशेष ध्यान रखना एक एक पॉइंट का। सप्तपर्णी गुफा कहां है? राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति, जी हां, पहली बौद्ध संगीति होती है। और कौन करवाता है? अजातशत्रु। इसका विशेष ध्यान रखें। और इन्होंने क्या किया? बौद्ध संगीति करवाई और राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। जी हां, अजातशत्रु ने स्तूप का निर्माण करवाया। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। चलिए अगला शासक है इसी वंश का, हर्यक वंश का, वो है उदयन। उदयन जो है वो अजातशत्रु का पुत्र है, लेकिन इसने क्या किया? अपने पिता की नीति अपनाई और इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की और गद्दी पर बैठा। इसीलिए इस वंश को पितृहंता 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 वंश भी कहती है, क्योंकि पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठे। तो उदयन ने क्या काम किया? कुसुमपुर नगर का निर्माण। जी हां, कुसुमपुर या पाटलिपुत्र एक ही चीज है, एक ही नाम। इसको कुसुमपुर भी कहते हैं और पाटलिपुत्र भी कहते हैं। इस नगर का निर्माण कराया और ये गंगा व सोन नदी, जी हां, ये गंगा व सोन नदी के संगम पर इन्होंने कुसुमपुर या पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जिसे आधुनिक पटना के नाम से हम जानते हैं। चलिए इस वंश का आखिरी जो शासक था वो था नाग दशक। या इसके बाद इस वंश का अंत हो जाता है। इसकी जो प्रजा है वो कह रही है पितृहंता वंश है, अपने पिता को ही मार के शासन कर रहे हैं। ऐसे शासन की, ऐसे राजा की हमें आवश्यकता नहीं है। तो इनका जो सेनापति था, जी हां, सेनापति, तो उससे कहते हैं कि आप जो है इस वंश को आगे मत बढ़ने दीजिए, आप जो है गद्दी पर बैठिए। चलिए फिर क्या होता है? ये जो उदयन है ये एक दिन शहर में जा रहा है भ्रमण के लिए, और कोई व्यक्ति आता है अचानक और छुरा भोंक कर इसकी हत्या कर देता है। तो इसकी भी हत्या हो जाती है। चलिए, तो इसका जो मंत्री है
शिशुनाग। तो प्रजा चाहती है कि ये वंश समाप्त हो और ये गद्दी पर बैठे, तो ये समाप्त हो जाता है वंश, और शिशुनाग गद्दी पर बैठता है, कहां की, मगध की गद्दी पर, और एक नया वंश शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का उदय होता है। तो ये तो हमने जाना मगध का उत्कर्ष, हरेक वंश और बृहद वंश। आगे वीडियो हम जानेंगे शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो आज तक के लिए इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।